हाय फ्रेंड्स, मैं संजीव और आज हम बात करने वाले हैं बिहार में जातिगत जनगणना जो संपन्न हुई उसके बारे में। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 12 फरवरी को जो बीपीएससी है उसमें यहाँ से शायद एक क्वेश्चन बनने चाहिए। और क्वेश्चन बस इतना ही बनेगा कि बिहार में जातिगत जनगणना कब शुरू हुई, ये कब से कब तक चली। ठीक है, तो जातिगत जनगणना को लेकर राज्य सरकार यानी बिहार का राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में काफ़ी मतभेद था। मतभेद किस बात को लेकर था? तो हमारे नीतीश कुमार साहब जो सीएम हमारे हैं वो कह रहे थे कि बिहार में जातिगत जनगणना कराई जानी चाहिए और कराई जानी भी चाहिए, ये अच्छी बात भी है। लेकिन केंद्र सरकार अपने पीछे अड़ी हुई थी कि नहीं, जातिगत जनगणना नहीं होनी चाहिए। जातिगत जनगणना होने से जो निम्न तबके के लोग हैं यानी SC ST OBC इनका स्थिति का पता चलेगा और उनके तक डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच सकेगा सरकार के माध्यम से, इसलिए जातिगत जनगणना करानी सही बात थी। अच्छा, बीच में क्या हुआ था कि केंद्र सरकार तो मना कर रही थी, लेकिन केंद्र सरकार के बीजेपी के एक मंत्री होते हैं और बीजेपी की मंत्री 2010 में एक वक्तव्य देते हैं। आप यहाँ पे देखोगे गोपीनाथ मुंडे ये बीजेपी के राजनेता हैं और इन्होंने 2010 में अपना वक्तव्य दिया था कि जो 2011 की आने वाली जनगणना है उसमें एटलीस्ट हमें OBC के बारे में पता होना चाहिए। आप देखोगे कि मंडल कमीशन जब आया था, मंडल कमेटी आयोग का गठन किया गया था, तो उन्होंने बताया था कि OBC की जनसंख्या लगभग 52% है भारत में और उसी के आधार पर हमारे संविधान में यानी हमारा केंद्र सरकार 27% आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है। तो उसी समय सबसे पहले अगर हम बात करें जातिगत जनगणना की तो ये 1931 में हुआ था, लेकिन 1931 में जो जनगणना हुई उसकी अहमियत दी नहीं गई। तो जनगणना से रिलेटेड थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे पहले आपको पता होगा कि भारत में सबसे पहली जनगणना हुई थी 1872 में और इस समय हमारे लॉर्ड मेयो थे हमारे वाइसराय। इसके बाद जनगणना हुई हमारी 1881 में और इस समय थे जो हमारे लॉर्ड रिपन थे। तो इनके शासनकाल में पहली बार जनगणना हुई और इनके शासनकाल में 10वीं की जनगणना हुई, यानी हर 10 वर्षों में जनगणना हुई। 1931 में सबसे पहली बार जातिगत जनगणना कराई गई। इसके बाद 1941 में भी जातिगत जनगणना हुई, लेकिन उसका रिपोर्ट पेश नहीं किया गया। 1951 में भी जनगणना हुई और इस जनगणना में सिर्फ ST और ST को काउंट किया गया, OBC को छोड़ दिया गया। यानी अगर देखा जाए तो 2001 तक जो भी जनगणना हुई उसमें कभी भी जातिगत जनगणना नहीं हुई। जातिगत जनगणना के मामले में 1990 में एक सरकार ने मंडल आयोग का गठन किया था और इस मंडल आयोग ने 27% आरक्षण की व्यवस्था की बात कही थी और उन्होंने ही ये बताया था 1931 की जनगणना के अनुसार कि भारत में लगभग 52% लोग OBC हैं। इसके बाद जनगणना जातिगत जनगणना के मुद्दे उठे, लेकिन केंद्र सरकार हमेशा उस मुद्दे को दबाती रही। जातिगत जनगणना कराना बिल्कुल अच्छी बात है और इसलिए अच्छी बात है ताकि लोगों को ये पता चल सके कि उसकी आबादी, उसकी स्थिति वर्तमान में कितनी है और सरकार को ये पता चल सके ताकि सरकार उन लोगों तक अपना डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचा सके। तो नीतीश कुमार काफ़ी समय से ये मुद्दा उठा रहे थे जातिगत जनगणना की, जो इस बार जाकर संपन्न हो गई। जातिगत जनगणना शुरू हुई थी 7 जनवरी को 2023 और संपन्न हो गई 21 जनवरी तक। और उसमें कुछ क्वेश्चन भी पूछे गए थे, जैसे हमारे पास जब पहली बार जनगणना हुई थी तो उसमें जनगणना तक का स्लोगन था हमारा जनगणना हमारा भविष्य, इस तरह का स्लोगन था और उसमें भी 29 क्वेश्चन पूछे गए थे। यहाँ भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, जैसे परिवार के मुखिया का नाम पूछा गया है और इसके अलावा मकान नंबर पेश किया गया है। अभी आप देख लो, अगर आप बिहार में रहते होगे तो आपके घर के गेट पर एक मकान नंबर दिया हुआ है। अगर ये नंबर दिया हुआ है मतलब आप ये मान लो कि आपके पास भी क्वेश्चन करने के लिए लोग आए होंगे। अच्छा, ये दूसरे चरण में एक जनगणना होने वाली है बिहार में 30 अप्रैल को। 30 अप्रैल तक जनगणना संपन्न हो जाएगी और ऐसा माना गया है कि जो जनगणना होगी उसमें अप्रॉक्स 500 करोड़ रुपए खर्च होंगे। अप्रॉक्स है, इससे बढ़ भी सकता है, ठीक है, घटने वाला नहीं है। अब जातिगत जनगणना के कुछ समर्थक भी हैं और कुछ इनका विरोध भी कर रहे थे कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए। कुछ लोग बोल रहे थे नहीं होनी चाहिए। अब होनी चाहिए तो क्यों होनी चाहिए? तो इसलिए होनी चाहिए कि अभी तक जो अलग अलग जातियां थी वो अपने आप को एक्यूरेट नहीं बताती थी कि वास्तव में बिहार में यादव की आबादी कितनी है या ब्राह्मण की आबादी कितनी है।
तो ये समस्या क्रिएट हो रहा था, इसको दूर किया जा सकेगा, पहली बात। यानी अभी होता था कि यादव जी जो है वो लगभग 16% है, ब्राह्मण जो है वो लगभग 6% है, तो जो लगभग में बात की जा रही थी वो बात खत्म हो जाएगी। इसके अलावा ये जनगणना अगर हो गई, संपन्न तो हो ही चुकी है, इससे क्या होगा कि जो बिहार में जो विकास की योजनाएं बनाएगी सरकार, उन लोगों तक आसानी से पहुंच जाएगा। इसके अलावा यह भी साफ हो जाएगा कि कौन कौन से ऐसी जातियां हैं जिनकी आर्थिक स्थिति और दयनीय स्थिति काफ़ी ख़राब है। इससे क्या होगा कि सरकार को उन तक सीधे पहुंचने का मौका मिल जाएगा। तो जातिगत जनगणना सच में राज्य के लिए फ़ायदेमंद है, इससे सरकार को भी पता होगा, लेकिन नुकसान भी है, इससे कुछ नुकसान भी बताए गए हैं। विपक्ष का कहना है कि अगर जातिगत जनगणना हो गई और जो निम्न तबके के लोग होंगे, यानी जिनकी जनसंख्या कम होगी, तो जो राजनेता होंगे उनको टारगेट करेंगे, अपने वोट बैंक बनाने की कोशिश करेंगे। तो अच्छी बात है, वोट बैंक बनाएंगे तो कम से कम उनके पास तो राजनेता लोग पहुंच तो जाएंगे। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर कोई जाति को ऐसा लगा कि हमारी आबादी बिहार शरीफ में कमती जा रही है, तो वो क्या करेंगे, परिवार नियोजन कार्यक्रम को वो असफल कर देंगे। असफल मतलब कि अंधाधुन बच्चे पैदा करेंगे। ऐसे विपक्षी लोगों का कहना है कि अगर जाति जनगणना हो गई और मान लीजिए कि हमारे जो कोई भी एक कास्ट का आप ले लीजिए, वो कास्ट की जनसंख्या बिहार में कम रही है, तो वो क्या करेगा, अपनी जाति को बढ़ाने की कोशिश करेगा। इससे जो केंद्र सरकार अभी अभियान चला रही है, हम दो हमारे दो, वो कुछ हद तक असफल हो जाएंगे, ये विपक्ष लोग का कहना है। केंद्र सरकार भी इसके ऊपर अपना रुख कभी जाहिर नहीं की। केंद्र सरकार कभी चाहती ही नहीं थी जातिगत जनगणना हो। अगर जातिगत जनगणना होती है तो केंद्र सरकार को आरक्षण में ऊपर नीचे करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जातिगत जनगणना जब हुई थी 1931 में, और मंडल आयोग जो बोला था कि भारत में 52% ओबीसी है, तो मान लीजिए जनगणना होता और ओबीसी की संख्या घट जाती है, तो जो इसके पक्षधर होंगे वो बोलेंगे कि नहीं, जनसंख्या घटी नहीं है भाई, बरकरार है। और मान लीजिए इसकी जनसंख्या बढ़ जाए, 60% हो जाए, तो ऑब्वियस सी बात है ओबीसी वाले लोग क्या करेंगे, अपना आरक्षण का डिमांड करेंगे और आरक्षण बढ़ाने की बात करेंगे। तो ये सारी समस्या उत्पन्न ना हो जाए, इसलिए केंद्र सरकार ये मुद्दे को दरकिनार करते चली आ रही थी। परंतु बिहार सरकार भारत का वो पहला राज्य बन चुकी है जो जातिगत जनगणना 7 जनवरी को शुरू की थी और 21 जनवरी को ख़त्म कर चुकी है। इसके बाद जो जनगणना होगी वो 23 अप्रैल तक ख़त्म कर ली जाएगी, जिसमें बिहार सरकार का टारगेट है कि 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। उसमें कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन तो इस तरीके से इस बार आपसे ये पूछे जाएंगे कि आपके घर में कौन सी गाड़ियाँ हैं, अच्छा किस कंपनी की गाड़ी है, मोबाइल कितने लोग चलाते हैं, कौन कंपनी के मोबाइल चलाते हैं, इस सारे क्वेश्चन आपसे इस बार पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, तो इससे सरकार को आर्थिक सहायता पहुंचाने में मदद मिलेगी। अब एक बात ये आती है कि जनगणना कराई क्यों जाती है। तो आप लोग को सबको पता होगा कि जनगणना सबसे पहले तो राज्य की जनसंख्या यानी स्थिति का जायजा लेने के लिए जनगणना कराई जाती है। दूसरा, वैसे लोगों तक आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए जनगणना कराई जाती है जो पिछड़े वर्ग के हैं, इसलिए जनगणना कराई जाती है। हमारी जनगणना इस बार जो है 2011 की जनगणना वो 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है, ये आप लोग को सबको पता होगा। 2021 में होने वाली थी जनगणना, कोरोना के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। 2022 में भी संपन्न नहीं हो सकी। 2023 में ये संपन्न हो जाएगी और इसकी रिपोर्ट भी आपके पास आ जाएगी। यानी इस बार जनगणना थोड़ी डिले हो चुकी है और जनगणना हर 10 वर्ष में एक बार कराई जाती है। तो आज का टॉपिक मेरा था जातिगत जनगणना। इसका समर्थन भी करना है हम लोगों को और इसका विपक्ष का तर्क भी हम लोगों को देना है। यानी अगर जातिगत जनगणना एज अ पॉइंट के रूप में मेंस में लिखने के लिए आ जाए बीपीएससी में, क्या थी, कब शुरू की गई, राज्य सरकार का क्या ध्येय है, केंद्र सरकार का क्या ध्येय है, समर्थक इस पे क्या बोलते हैं और विपक्ष के लोग इस पे क्या बोलते हैं, आपको अपना मत नहीं देना। और अगर दे भी दोगे तो ठीक है, लेकिन पक्ष के साथ साथ विपक्ष का मत रखना भी जरूरी है।